हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी ग्रामीण परिवेश की फोर्थ क्लास है। लास्ट क्लास से हमने स्कीम्स स्टार्ट कर दी थी। शुरुआत की जो 4-5 क्लासेज में स्कीम्स आ रही हैं, यानी कि कल की क्लास में जो स्कीम्स हुई थी और आज की क्लास में जो स्कीम होने जा रही और नेक्स्ट 3 क्लासेज में जो स्कीम होंगी, वो समझ लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। बहुत अच्छे से पढ़ना, एक एक स्कीम का एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। जैसा बोला गया था कि यूट्यूब पर टोटल 4 क्लासेज आएंगी, तो ये फोर्थ क्लास है। इसके बाद बाकी की बची हुई क्लासेज आपकी एप्लीकेशन पर आएंगी पेड बैच वालों के लिए। आज की क्लास में हम 10-11 स्कीम्स देखने जा रहे हैं। तो पहली स्कीम क्या है, चूंकि लास्ट क्लास से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो लास्ट क्लास में सारी स्कीम्स के हमने बजट देख लिए थे कि बजट 2026-27 में केंद्रीय बजट में क्या क्या आवंटन किया गया है। और दो स्कीम्स भी देख ली थी, 2-3 स्कीम देख ली थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, बीबी राम जी और मुख्यमंत्री आवास योजना। आज की क्लास में हम उसके आगे की स्कीम देखेंगे। तो पहली स्कीम है हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना। कब शुरू हुई है? 11 अक्टूबर 2014 को। ध्यान रखना, कुछ स्कीम्स जो होती है ना, देखो डेट पूछी जाती है। किन किन स्कीम्स की डेट पूछी जाती है ये समझ लो। सरकार की कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं, 8 से 10 होती हैं जिनकी संख्या, जैसे आयुष्मान भारत हो गई, मनरेगा हो गई। तो मनरेगा की डेट नहीं पूछेंगे, मनरेगा क्योंकि बहुत पुराना हो गया तो उसका सन पूछ लेंगे। लेकिन जो पिछले 2 से 3 वर्ष में जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं, उनकी डेट भी पूछ लेते हैं, पहली चीज। बाकी स्कीम्स की जो होती है वो ईयर पूछते हैं। इसके अलावा जो लास्ट 1 या 1.5 साल में स्कीम शुरू हुई, उनकी भी डेट पूछ ली जाती है। तो आपको डेट किसकी याद करनी है कि लास्ट 1.5 साल में जो भी स्कीम शुरू हुई उनकी सबकी डेट आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं वो 3 साल पुरानी भी हों तो भी उनकी डेट पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जो और उससे पुरानी स्कीम्स हैं उनका आपको वर्ष पता हो। फिर कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो किसी विशेष दिन पर शुरू की गई हो, जैसे ये स्कीम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू की गई, तो इसको पूछा जा सकता है ना। ऐसे ही कोई स्कीम है जैसे पीवीटीजी के लिए थी, पीएम जनमन योजना, वो 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती पर हुई थी, तो उसका भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही पंचायती राज दिवस पर भी कई स्कीम शुरू हुई तो वो पूछी जा सकती हैं। तो जो किसी दिन विशेष, जिस दिन का बहुत महत्व हो, अगर उस पर शुरू हुई तो भी डेट आपकी पूछ ली जाती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, जब मोदी जी तुरंत पीएम बने ही थे 2014 में, उन्होंने 5 या 6 स्कीम शुरू की थी, जिनमें से एक स्कीम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें क्या था, इन्होंने बोल दिया था सांसदों को कि आप एक एक गांव गोद में लो। अब सांसद 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लोकसभा का, दूसरा होता है राज्यसभा का। लोकसभा का सांसद जो होता है वो अपना जो उसका निर्वाचन क्षेत्र होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है, और राज्यसभा का जो सांसद होता है वो पूरे राज्य का करता है। तो इन्होंने बोला कि जो लोकसभा का सांसद होता है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में से कोई एक गांव चुन लेगा। अब वो गांव कौन सा होगा, वो उसका खुद का गांव नहीं होगा, उसकी पत्नी का गांव नहीं होगा, मतलब उसके निकट जो संबंधी हैं उनका गांव नहीं होना चाहिए। ठीक। बाकी कोई भी गांव जो उसके संसदीय क्षेत्र में आता है वहां से चुन सकता है। राज्यसभा का सांसद अपने राज्य में से कोई भी गांव चुन लेगा, लेकिन इनको भी वही शर्त है कि खुद का गांव नहीं होना चाहिए, ससुराल नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि गांव की संख्या कम से कम, जनसंख्या जो है 3,000 से लेके 5,000 के बीच में हो, मतलब बड़ा गांव हो। अब इसमें काम क्या करना था कि इसको आदर्श गांव बनाना था। कहीं पर भी आदर्श शब्द का प्रयोग हो मतलब उसको एक दूसरों के लिए रोल मॉडल बनाना है। तो उसका ऐसे विकास कर दो कि दूसरे गांव उससे प्रेरणा ले सकें। अब विकास कैसे होगा? क्या कोई अलग से फंड मिल रहा है? नहीं, फंड कोई भी अलग से नहीं दिया जाएगा। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो अपने आप में इतनी ज़्यादा होती, सपोज करो मनरेगा चल रहा है, जो पंचायती राज में जो प्रधान होते हैं उनके लिए बहुत सारे फंड आते हैं, सड़क वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए। तो उन सारी योजनाओं को आप क्या करो, लागू करो। जल जीवन मिशन चल रहा है, हर घर में नल दे दो। बिजली का सौभाग्य योजना चल रही है, हर घर में बिजली कनेक्शन दे दो, बिजली पहुंचा दो हर गांव तक, है ना। जिस गांव की बात हो रही उसकी बात हो रही। विद्यालय बनवा दो, हॉस्पिटल जो छोटा सा होता है अस्पताल वो बनवा दो। मतलब ये सारी चीज़ें करके उस गांव का इतना अच्छा, भारत नेट के द्वारा वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर ले जाओ, वाईफाई की सुविधा दे दो। पंचायत भवन का आरजीएसए के तहत पंचायत भवन का निर्माण करा दो, है ना। मेरी पंचायत जो है, सबकी पंचायत सबका विकास, यानी कि ग्राम पंचायत विकास योजना,
इसमें क्या करना है, इसमें करना है कि इसको अच्छे से लागू करा के उस पंचायत में बेहतरीन योजनाएं बना के और अच्छा डेवलपमेंट करा दो, सब कुछ ऑनलाइन करा दो, ई गवर्नेंस। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली कि जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, रोजगार वाली, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके तहत रोजगार दे दो, लखपति दीदी के तहत दे दो रोजगार, है ना। ये सारी चीज़ें बोली कि जितनी योजनाएं चल रही हैं उनको अच्छे से लागू करा के उस गांव को आदर्श बनाना है। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि ये मोदी जी को भी पता है और देश को भी पता है कि जितनी योजनाएं चलती हैं, कागजों पर क्या होता है कि बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन लास्ट में इन्हें भी पता है कि अपने सांसदों को बोल रहे हैं कि तुम केवल एक ही गांव बना दो उन योजनाओं को पूरी तरीके से लागू करा के। तो इन्हें भी अपनी सारी योजनाओं का इम्पैक्ट पता है। हालांकि कुछ जो योजनाएं हैं वो ज़मीनी स्तर तक फायदा जाता है ना, जैसे मनरेगा का ठीक ठाक फायदा जा रहा है, हालांकि उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। जैसे आपका जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, तो सबके पास अन्न जरूर पहुंच रहा है ना। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, तो वो डीबीटी है, वो डायरेक्ट पहुंच रहा है। लेकिन ये जो योजनाएं हैं जहाँ पर कुछ निर्माण कार्य होना है, यहाँ पर सबको पता है कि जो चीज़ वहाँ से केंद्र से जाती है उसका 20 या 30% भी नहीं पहुँचता। तो इसका मंत्रालय ध्यान रखो, ग्रामीण विकास मंत्रालय है। शुरुआत कब हुई, 11 अक्टूबर 2014, और 11 अक्टूबर को क्या है, जयप्रकाश नारायण की जयंती, और इन्हें लोकनायक भी बोला जाता है। जो संपूर्ण क्रांति है वो इनके ही उसमें शुरू हुई थी। अगर आप देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय आप भाग गए थे, झारखंड के हजारीबाग जेल में थे, वहाँ से भाग गए थे, नेपाल चले गए थे, वहाँ पर भूमिगत रेडियो स्टेशन इन्होंने चलाए थे, तो बहुत सारे काम किए थे। और बाद में इंदिरा गांधी के समय 1975 का जो इमरजेंसी लागू हुई थी, उसका एक रीज़न ये था कि इन्होंने जो आंदोलन किया था उससे घबरा गई थी इंदिरा जी। ठीक है। इसका प्रथम चरण 2016 से तक था, मतलब 2015 से 2016 तक, या 14 से 16 मान लो, 14 से 16 तक केवल एक गांव लेना था और इसको आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना था। फिर द्वितीय चरण 2019 तक, यानी 2016 से 19, इसमें क्या था कि एक तो वो पहले से था और +2 और करने थे, इनको आदर्श ग्राम बनाना था। तृतीय चरण 2019 से 2024 तक था। इसमें अब क्या हो गया, ये 3 तो हो ही गए हैं, प्लस हर साल एक और, ऐसे करके चलना था। तो 2024 तक 5 और गांवों को विकसित करना था आदर्श ग्राम के रूप में। कंडीशन वही थी कि अपना गांव या ससुराल नहीं होनी चाहिए। फिर सांसद अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से और राज्यसभा वाले जो सांसद हैं वो राज्य से गांव चुन सकते हैं। प्राथमिकता किन गांवों को देनी थी, तो मैदानी क्षेत्र में 3,000 तक की जनसंख्या वाला और 3 से 5,000 की जनसंख्या वाला। जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें 1 से 3,000 तक की जनसंख्या वाला गांव। इसके लिए अलग से कोई बजट नहीं मिलता था, जो मौजूदा योजनाएं थी उनका ही प्रभावी क्रियान्वयन करना था। ठीक है। हाँ, जिसको भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, ओपन टेलीग्राम ग्रुप होता है, जीएस रेवोल्यूशन सर्च करोगे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर भी जीएस रेवोल्यूशन सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगली योजना है उत्तर प्रदेश विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि। एमएलए तो जानते ही हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन ये केवल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नहीं मिलता है, ये दोनों सदन के, विधान परिषद भी है ना, उनके लिए भी है। ठीक है। दोनों सदनों के जो विधायक होते हैं दोनों के लिए, हालांकि इसको बोलते हैं एमएलए लेड। लेड का मतलब लोकल एरिया डेवलपमेंट। जैसे एमपी लेड होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। अब होता क्या, सपोज करो सांसद चुन के आ गए या विधायक चुन के आ गए, इन्होंने सांसद और विधायकों ने क्या कर दिया, अपना पीएम चुन लिया और मंत्री, पीएम ने अपने मंत्री चुन लिए, इन्होंने सीएम चुन लिया। अब इनके हाथ में कुछ रहता नहीं है इसके बाद, ये रिकमेंडेशन कर सकते हैं, ये तुरंत यहाँ से ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, ना इनके पास वित्तीय शक्ति होती है, ना प्रशासनिक किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर सकते हैं। ये केवल मंत्री जी को बोल सकते हैं कि ऐसा काम कर दो। ठीक है। तो इनको कुछ अधिकार देने के लिए क्या किया गया कि हर साल एक फंड निश्चित किया गया जो कि है 5 करोड़, जिसमें जीएसटी भी ऐड है, यानी जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है। तो 5 करोड़ रुपए का ये काम अपने जो भी जहाँ से चुन के आए हैं उस क्षेत्र में करा सकते हैं। और यहाँ पे भी यूपी में भी ये 5 करोड़ कर दिया तो ये भी 5 करोड़ का काम करा सकते हैं। बस यही योजना है। यूपी में 1998 से 99 में फ्री, मतलब ये शुरू हुई थी। 98-99 इसलिए लिखा जाता है कि जो वित्तीय वर्ष होता है, सपोज करो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, तो वित्तीय वर्ष की बात होती है। ठीक है।
तो 1998-99 के वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुई थी। 2023-24 से प्रति वर्ष 5 करोड़ जीएसटी सहित प्रत्येक विधायक दोनों सदनों के लिए, मतलब प्रत्येक विधायक इतना खर्च कर सकता है और दोनों सदनों के विधायक इसमें क्या है, इंक्लूडेड हैं। अब ये पैसा कौन खर्च करता है? एक्चुअली सांसद या विधायक जो होते हैं वो बताते हैं और उनकी तरफ से डीएम जो होता है योजनाएं बना के अपना खर्च करते हैं। वो बताते हैं कि कैसा काम होना चाहिए, फिर उसका क्रियान्वयन डीएम करते हैं। एक परियोजना हेतु अधिकतम, हाँ ये भी यहाँ पर एक लिमिट लगी है कि किसी एक परियोजना पर अधिकतम आप कितना 25 लाख खर्च कर सकते हो। हालांकि कोई बड़ी परियोजना है तो आप क्या है, संबंधित जो प्रशासनिक मंत्री है उससे अनुमति लेके ज़्यादा भी खर्च कर सकते हो। इसी में भी है कि जो भी आपके संसदीय क्षेत्र का गंभीर बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति है, ज़्यादा पैसा लगना है इलाज में, तो इनके लिए भी 25 लाख रुपए तक रिलीज किया जा सकता है। ठीक है, उसी 5 करोड़ में से। अगली है बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। ये योजना है सभी वर्गों के लिए है। ठीक है, ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित है। पूर्व में इसका नाम क्या था? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। 25 सितंबर 1991 से ये चल रही थी। 11 नवंबर 2019 को इसका नाम बदला गया और थोड़ा सा इसका काम भी बदला गया, इसीलिए वर्तमान स्वरूप कब आया? 11 नवंबर 2019 को। इसमें क्या होता है कि जो भी लाभार्थी होते हैं, यदि इन्हें अपना व्यवसाय शुरू करना है तो जो SC ST कैटेगरी के लाभार्थी होते हैं, इनको जो भी इनका योजना होती है उस परियोजना की लागत का 35% या फिर अधिकतम कितना 70,000 रुपये, जो भी कम हो वो दे दिया जाता है अनुदान के रूप में। ठीक है, दूसरा क्या है? अन्य वर्ग, सामान्य वर्ग, उसमें 25% परियोजना लागत का या 50,000 इतना दिया जाता है। तो अन्य श्रेणी में क्या होता है? लागत का 25% या 50,000, जो भी कम हो। परिवार की आय इसके लिए 2 लाख से कम होनी चाहिए, तभी ये मिलेगा। अगली जो इम्पोर्टेंट योजना है, समझ लो 3-4 योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मनरेगा है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस एग्जाम के लिए तो है ही है, एग्जाम के लिए तो 2-3 में नहीं चुना जा सकता है, एग्जाम के लिए 50-60 जो अभी होंगी योजनाएं उनमें ही चुनना है। लेकिन जो ग्रामीण विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट योजना है तो उनमें कौन कौन सी है? एक मनरेगा हो गई, दूसरी ग्राम सड़क हो गई, तीसरी डे NRLM हो गई ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो डे NRLM, पहले इसका नाम NRLM था, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने आगे लगा दिया दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, शुरुआत हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में जून 2011 से। 2016 में इसका नाम परिवर्तन किया गया। उद्देश्य क्या है इसमें? देखो क्या काम होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप वो होते हैं जहां व्यक्ति इच्छा से एक ग्रुपिंग करते हैं और इसको रजिस्टर कराते हैं। फिर इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या होता है? सरकार ट्रेनिंग दिलाती है, फंडिंग देती है, जिससे ये अदर लोगों को ट्रेनिंग दे के, लोन दिला के उनको क्या कराते हैं? स्वरोजगार में मदद करते हैं। मैक्सिमम सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको ज़्यादा फायदा मिलती है जिनकी महिला लीडर हो या महिलाओं वाला हो, खास तौर से इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM में। तो ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में संगठित करना, इन्हें कौशल देना यानी कि स्किल देना, वित्तीय सहायता देकर गरीबी से बाहर निकालना। इस योजना की बहुत सारी उप योजनाएं, जो लखपति दीदी बोल रहे हो इसी के अंतर्गत शुरू की गई, जो ड्रोन दीदी बोल रहे हो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाती है ना। पात्रता क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार जो गरीब की श्रेणी में आने वाले परिवार, गरीब की श्रेणी में कौन से परिवार आते हैं? जिनके परिवार की आय लगभग बता रहा हूँ 46,000 समथिंग है ग्रामीण वालों के लिए, और शहरी वालों के लिए 56,000 है। आयु सीमा क्या है? इसी के अंतर्गत एक और योजना चलती है, क्योंकि यहाँ पर कोई आयु सीमा नहीं है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने में, लेकिन इसके अंतर्गत एक योजना चलती है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, DDU GKY। इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो यदि किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो फिर उसकी उम्र 15 से लेके 35 के बीच में होनी चाहिए। प्रमुख लाभ क्या क्या दिए जाते हैं? तो वित्तीय सहायता दी जाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक रिवॉल्विंग फंड होता है तथा एक सामुदायिक निवेश कोष होता है। अब जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन लोगों को याद हो गए,
योजना कब शुरू हुई, क्या होता है क्या नहीं। कुछ ये अलग से पूछना चाहते हैं तो ये चले जाते हैं कौन सी निधि से फंड दिया जाता है, कितना दिया जाता है, ये चीज़ें। तो जहाँ पर ऐसे कुछ टर्म आए उन्हें ज़रूर फोकस किया करो उन पर और याद कर लिया करो। तो जो रिवॉल्विंग फंड है और दूसरा है सामुदायिक निवेश कोष, CIF, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, इसके माध्यम से आर्थिक मदद दी जाती है। ऋण सुविधा भी दी जाती है, बैंकों से ऋण दिलाया जाता है कम ब्याज पर और कौशल विकास किया जाता है। जैसा मैंने बोला लखपति दीदी योजना चल रही, तो लखपति दीदी में क्या है कि महिला जो है उसको स्वरोजगार, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों के माध्यम से कम उसकी आय को 1 लाख 1.25 लाख रुपए तक करना, ये है इसका मकसद। तो कैसे करेंगे, तो इसी NRLM के तहत। तो महिलाओं की सालाना आय कम से कम 1 लाख करने के लिए विशेष सहायता तथा बाजार लिंकेज में क्या आ जाता है, बाजार से इनको जोड़ना, जिससे इन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो सीधा बाजार में बेच सकें। E-कॉमर्स से जोड़ना भी आता है। आगे चल के देखोगे सी मार्ट आ गया एक। सी मार्ट में क्या, महिलाओं के खुद के मार्ट, छोटे छोटे स्टोर खोलना जिस पर वो सामान बेच सकें। उप योजनाएं भी हैं इसकी, जैसे एक उप योजना है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। अगली उप योजना है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, तो ये भी ध्यान रखना। और ये योजना किस योजना के बदले में आई है, तो इसके पहले 1999 में, एग्जैक्ट सन आप लोग बताना कमेंट में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई थी, चल रही थी, उसकी जगह पर ये आई है। ठीक है, अब आते हैं अगली योजना पर। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जैसा केंद्र का चलता है तो यूपी सरकार अपना भी एक मिशन चला रही है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। वो 2011 में शुरू हुई थी, ये 2013 में। क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम विकास विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन हो रहा है। फंड इसका 60-40 है। अभी जो करंट में गवर्नमेंट है उसने ऑलमोस्ट सारी योजनाओं की जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है प्रायोजित वाली, उसको 60-40 ही कर दिया है। अब चूंकि वहाँ पर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही, तो यहाँ पर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ग्राम स्तर पर कम से कम 10 से 20 सदस्य का एक SHG बनेगा, और ऐसे ही प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर टारगेट है 5 से 20 SHG बन जाएं, जितना बड़ा गांव हो वैसे। और क्लस्टर स्तर पर 5 से 30 ग्राम संगठन। ठीक है, एक संगठन में कितने, 5 से 20 SHGs हैं, और ऐसे 5 से 30 ग्राम संगठन बन जाएं एक क्लस्टर स्तर पर। क्लस्टर वो होता है जहाँ कई गांवों का समूह हो जाता है। अब इसमें क्या कार्य हो रहा है, तो ये एक इम्पोर्टेंट कार्य इस बार के बजट में भी दिया है कि मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों का गठन हुआ है 5, जिसमें से बुंदेलखंड में है एक बलीनी मिल्क प्रोड्यूसर। 1 लाख लीटर से ज़्यादा प्रतिदिन मिल्क का उत्पादन हो रहा है, 40,000 से ज़्यादा है महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। ठीक है, फिर दूसरी स्कीम है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। अब ये स्कीम क्या है, अपने आप में एक अलग स्कीम है, लेकिन इसके तहत क्या हो रहा है कि जो काम हो रहा है दोनों को मर्ज करके काम हो रहा है। 1 लाख महिला उद्यमी कार्यक्रम भी चल रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना, ड्रोन वितरण प्रशिक्षण, जैसा मैंने बोला है कि NRLM के तहत ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मर्ज करके दोनों को, योजनाएं दोनों अलग अलग हैं। बैंकिंग करस्पॉन्डेंस, इस बार के बजट में डेटा देखो 39,000 से भी ज़्यादा BC सखी यूपी में कार्यरत हैं। पंचायत निर्णय एप्लीकेशन है जो सोशल ऑडिट करता है, लोग ऑडिट करते हैं कार्यों का, तो ये एप्लीकेशन याद रखना। फिर अगली योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर ये शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। 100% केंद्र पोषित, यानी कि जब ये शुरुआत हुई थी तो 100% केंद्र द्वारा फंडेड थी। उद्देश्य क्या था, 500 से अधिक आबादी की जो बसावटें हैं इनको पक्की सड़क से जोड़ना। जो नॉर्मल बसावटें हैं वहाँ पर 500 आबादी होनी चाहिए। यदि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य हैं तो 250 या अधिक की आबादी होनी चाहिए। नक्सल प्रभावित जिला है या जगह है वहाँ पर 100 से अधिक आबादी वाला गांव होगा तो भी वहाँ पर PMGSY लागू होगी। फेज 1 2013 में, नहीं फेज 1 तो आपका जब ये 2000 में शुरू हुई थी तभी से चल रहा था। फेज 2 2013 में शुरू हुआ, फेज 3 2019 में स्वीकृत हुआ, और फेज 4 इस टाइम चल रहा है 2024 से 2028-29 तक। ठीक है, वर्तमान फंडिंग का पैटर्न जैसे मैंने बोला, शुरुआत हुई थी 100% केंद्र द्वारा, अब क्या हो गया 60% केंद्र करेगा, 40% राज्य करेगा। ये जो 3 लाइनें हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना।
शिकायत निवारण के लिए एक एप्लीकेशन है मेरी सड़क, इस पर आप फ़ोटो खींच के शिकायत कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन, इसके माध्यम से गुणवत्ता शिकायतें इनका निवारण किया जाता है। एक तकनीक इसमें अपनाई जाती है फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक, एफडीआर अगर पूछ दें तो ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, सपोज को रोड होता है, अलग अलग परतें होती हैं, तो इस तकनीक के द्वारा देख लिया जाता है और बिल्कुल निचली परत से काम शुरू होता है, जिससे सड़क की जो एज है वो ज़्यादा रहे। फिर अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान। ये योजना नहीं है एक्चुअली, जो राज्य ग्राम विकास संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है, बस इतना ही याद रखना। एक ग्राम चौपाल करके कार्यक्रम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक शुक्रवार को ये होता है। तो यह एक पहल है पारदर्शिता और समस्या समाधान के लिए। इसमें क्या होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है, प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक शुक्रवार को उस ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतें, यहाँ पर बैठक होती है जिसमें बीडीओ हेड करते हैं इस बैठक को, और अन्य अधिकारी तो सारे रहते ही हैं। इसके अलावा वहाँ का जो एमएलए एमएलसी जो भी, इन्हें भी आमंत्रित किया जाता है, इनकी समस्याओं को सुना जाता है और तुरंत वहीं पर ही उसका समाधान निकाला जाता है। ठीक है, ये 23 दिसंबर 2022 से इसका आयोजन हो रहा है। प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा 2 ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक विकास खंड में 2 पंचायतें हो रही हैं। ग्रामीणों की शिकायतों समस्याओं का मौके पर ही निवारण होता है, बीडीओ द्वारा अध्यक्षता होती है, बाकी इन सबको आमंत्रित किया जाता है। अब टोटल 826 विकास खंड हैं, तो कितना 1652 ग्राम पंचायतें प्रत्येक शुक्रवार को बैठती हैं। ये जो पंचायत चौपाल है, ये लेखपाल बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए और एक तरीके से हो जाए, साथ में अभी प्रैक्टिस भी चलने लगी, वो भी हो जाए, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए जीएस रेवोल्यूशन ऐप आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद ऑल कोर्सेस ऑप्शन में जाना या स्टोर ऑप्शन में जाना, कहीं पे भी जाएंगे लेखपाल बैच दिख जाएगा, वहीं से परचेज करेंगे तो एप्लीकेशन पर कंटेंट ओपन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। लोअर पीसीएस की बहुत डिमांड आ रही है, बहुत स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं, तो उनके लिए है। आप लोगों के भी कोई टच में हो अगर पूछता है तो बता दें, लोअर पीसीएस का बैच 15 अप्रैल से शुरू होगा। आगे चलते हैं, जल जीवन मिशन। ठीक है, कब शुरू हुआ था, 2019, और 2024 तक का टारगेट था कि हर घर हम नल से जल पहुंचा देंगे, हालांकि ये हो नहीं पाया, तो अब 2028 तक इसका विस्तार कर दिया गया। इसके लिए एक जल शक्ति मंत्रालय, जो जल मंत्रालय था उसका नाम भी बदल दिया गया था, जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया था। तो क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2028 तक विस्तार, शुरुआत 15 अगस्त 2019 को। मूल लक्ष्य क्या था, 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचाना है। लाभार्थी प्रत्येक ग्रामीण परिवार, कोई भेदभाव नहीं है। लाभ क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति, अब एक परिवार में सपोज करो 5 व्यक्ति हैं, तो हर एक व्यक्ति के हिसाब से 55 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से जल देना है उसको। और ये जल क्या होगा, शुद्ध जल होगा, फिल्टर्ड जल होगा, है ना। जिससे क्या होगा, एक तो भूमिगत जल का दोहन नहीं होगा। भूमिगत जल बहुत सारी जगह पे प्रदूषित हो गया है, वहाँ पर भारी कण आ गए उसमें, तो यहाँ पर नॉर्मल एकदम फिल्टर्ड जल मिलेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। हर घर के परिसर में कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल घरेलू एच टैप कनेक्शन FHTC लगाना है। और बाकी इसके अंतर्गत केवल घर नहीं आते, स्कूल भी आता है, आंगनबाड़ी भी आते हैं, स्वास्थ्य केंद्र भी आते हैं। अगला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, SBMG। ग्रामीण अलग होता है, शहरी अलग होता है, ध्यान रखना। जो ग्रामीण होता है वो पेयजल या जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और जो शहरी होता है वो आता है मोहुआ के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड यूनियन अफेयर्स। ठीक, चरण वन, इसका पहला चरण कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर शुरू हुआ था, और ख़त्म भी हुआ था गांधी जयंती पर 2019, 5 साल में। ये काफ़ी सफल रहा था। लक्ष्य क्या था, खुले में शौच से मुक्त करना पूरे देश को। तो इस पे क्या है, शौचालय बनवाए जा रहे थे, 2 प्रकार के शौचालय, एक व्यक्तिगत जिसके लिए 12,000 रुपये दिए जा रहे थे, और दूसरे कम्युनिटी शौचालय। ODF का मतलब क्या होता है, ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब शौच, खुले में शौच से मुक्त करना। ये हालांकि ठीक ठाक सफल रहा। फिर इसका चरण 2 जो था, जैसा मैंने बोला शहरी की अलग इसमें वो है, चरण 2 की डेट
और ग्रामीण की अलग है। तो यहाँ हम ग्रामीण की बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण कब 19 फरवरी 2020 को मंजूरी मिली थी और लॉन्च हुआ था 4 मार्च 2020 को। 2020-21 से 2025-26 तक ये चल रहा है चरण 2। उद्देश्य क्या था कि ओडीएफ तो हो चुका था पूरा देश, अब इसको ओडीएफ बनाए रखना, साथ में ओडीएफ प्लस तक ले जाना। ओडीएफ प्लस में क्या होता है कि जो आप ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में शौच से मुक्ति तो मिली गई है, इसके साथ साथ जो ठोस और तरल अपशिष्ट है ना घरों का, इसका भी अच्छे से प्रबंधन करना जिससे कि इधर उधर ना फेंका जाए, ठीक है, इसको निष्पादन करना। फिर और ये इसकी पात्रता क्या होगी, बीपीएल और जो एपीएल परिवार, बीपीएल तो सभी आ जाएंगे, जो एपीएल परिवार हैं उनमें अगर एससी एसटी हैं, विकलांग हैं, मजदूर हैं, महिला मैन है, परिवार की मुखिया महिला है, तो इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। लाभ क्या होगा, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की राशि दी जाती है। सामुदायिक शौचालय बनाने में केंद्र और राज्य का हिस्सा होता था 75-25, अभी भी होता है यही। शौचालय का रखरखाव तथा बुनियादी कचरा प्रबंधन होता है क्या, ओडीएफ प्लस। और 2 बार प्लस लग जाए तो बुनियादी कचरा प्रबंधन तो है ही, जो मल जल है, जो सीवेज है, उसका भी ट्रीटमेंट आ जाता है इसमें। तो ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है, सीवेज और मलमूत्र का सुरक्षित निपटान और सुरक्षित जल निकासी। अब एक स्वच्छ सर्वेक्षण निकलता है, आप लोगों ने सुना होगा, हर साल इंदौर टॉप करता है ना। तो शहरों का निकलता है, तो इसका कौन निकालता होगा, शहरी एवं आवासन मंत्रालय। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करके एक कंपनी या एजेंसी है जो ये सर्वे करती है, स्वच्छ सर्वेक्षण। अगली योजना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना। ये योजना बीपीओ वालों ने तो बहुत डिटेल में पढ़ी थी, आप लोग भी इसकी मूलभूत जानकारी ले लीजिए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज, अब ग्राम स्वराज की बात हो रही मतलब पंचायतों को सशक्त बनाना। पंचायतों को सशक्त कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले उनके बैठने का स्थान पंचायत भवन होना चाहिए। पंचायत भवन के अंदर कंप्यूटर वगैरह हो तो काम आसान हो जाएगा, टेबल डेस्क वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पंचायतों को अपनी डिसीजन बैठक वगैरह के लिए उनके पास एक पूरा ढांचा होना चाहिए, उसमें मदद करना, उनको ट्रेनिंग देना जो भी चुन के आ रहे हैं, ये सब काम इसी योजना के अंतर्गत होता है। मंत्रालय क्या है, पंचायती राज मंत्रालय। लॉन्च देखो कब हुई, 24 अप्रैल 2018 को, पंचायती राज दिवस के अवसर पर। तो ऐसा पूछा जा सकता है, जब कोई डेट इंपॉर्टेंट होती है ना तो फिर पूछी जाएगी। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, आपको पता होगा, 73वां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पंचायत अलग चीज़ है और शहरी स्थानीय निकाय अलग है। 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या है, शहरी स्थानीय निकाय वाला है, और ये है पंचायत। यहाँ पर पंचायतों के 3 स्तर होते हैं, ग्राम, ब्लॉक और जिला। ऐसे ही यहाँ पर इसके भी स्तर होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक होता है नगर पंचायत, फिर होता है नगर पालिका, और फिर होता है नगर निगम। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होना। जो 73वां संविधान संशोधन, ये दोनों एक्ट एक्चुअली एक्ट तो एक साथ पारित हो गए, कब बन गए थे, 20 अप्रैल 1993 को दोनों एक्ट बन गए थे, राष्ट्रपति के साइन हो गए थे यहाँ पर। लेकिन लागू कब हुए थे, ये वाला 73वां लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए इस दिन मनाया जाता है पंचायती दिवस। ये बाद में जून या जुलाई में ये लागू हुआ था 1993 में, ठीक है। तो पंचायती राज दिवस अब समझ में आ गया होगा क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल को। संशोधित अवधि क्या है इसकी योजना की, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक। लाभ क्या है, ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना, इनका क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण देना, जो पंचायत स्तर पर चुन के आते हैं प्रधान और पंचायत के सदस्य उनको। सतत विकास, यहाँ पर जो टोटल एसडीजी 17 सुने होंगे, लेकिन पंचायतों पर 9 ऐसे एसडीजी हैं जिनको क्लब किया जाता है और जिन पर काम होता है। तो पंचायतों को 9 प्रमुख एसडीजी में सक्षम बनाना। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, तो पंचायतों में कंप्यूटर वगैरह इंटरनेट की व्यवस्था कराना। तो ई ग्राम स्वराज, ग्राम मानचित्र, मेरी पंचायत एप्लीकेशन वगैरह भी यूज होने, तो मेरी पंचायत एप्लीकेशन ध्यान से पढ़ लें। बुनियादी ढांचा सहायता देना, यानी कि पंचायत भवनों का निर्माण कंप्यूटरीकरण करना। और फंडिंग इसकी क्या है, 60-40, 60 केंद्र और राज्य 40। ये पूरा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का कार्यक्रम है। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। शेयर जरूर करें, जो भी आपका फ्रेंड या परिचित व्यक्ति लेखपाल की तैयारी कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, पढ़ते रहें। कल आप लोगों को एक प्लान दे दिया गया था
उस प्लान पर अब वर्क शुरू हो जाएगा। टेस्ट का 13 टेस्ट फुल टेस्ट होने हैं, उसी हिसाब से रिवीजन करना है सभी को और उसी हिसाब से सारी चीज़ें आगे चलेंगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।